सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सेशन। तो हमारा चैप्टर चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चारों प्रोसेस है उसको हमको डिटेल में देखना है। तो वो चारों प्रोसेस की हमने इससे पहले के सेशन में ट्रिक देखे थे कि उनको याद कैसे करना, किसमें कौन सा कांस्टेंट रहेगा कौन सा नहीं रहेगा। ठीक है, अब वो ट्रिक के आगे बढ़ना है, हमको उसके फॉर्मूले देखना है, उसके ग्राफ देखना है। और इसका क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, भले ही वो स्टेट बोर्ड रहने दो या कौन सा भी एंट्रेंस एग्जाम रहने दो, हर एंट्रेंस में इसका एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो देखते हैं इसको एक एक से। तो पहला प्रोसेस हम लेने वाले हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। इसके बारे में हमने क्या स्टडी किया था, ये चोर है और ये चोर क्या करने वाला है, वॉल्यूम में चेंज करने वाला, वॉल्यूम से रिलेटेड रहने वाला है। तो आइसो का मतलब क्या था, सेम वॉल्यूम। तो यहाँ पे था वॉल्यूम कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट या फिर सेम। और ये चीज जो साइंटिस्ट ने बताई थी उनका नाम है गै-लुसैक्स लॉ। तो ये नाम है साइंटिस्ट का और उन्होंने ये लॉ, ये कानून दिया, इसीलिए उसको नाम है कुछ ऐसा। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस इज बेस्ड ऑन विच लॉ, तो ये नाम रहेगा इसका आंसर। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम में चेंज कितना, जीरो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे डेल्टा वी कितना आने वाला है, जीरो। अब देखो इसमें हर प्रोसेस में हमको दो काम करना है। अब वो दो काम क्या करना है, एक इसका ग्राफ बनाना है, दूसरा हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है और उसकी इक्वेशन बनाना है। हर प्रोसेस में, चारों प्रोसेस में, लगभग इसमें से तीन में करेंगे हम ये काम, चौथे में भी थोड़ा बहुत रिलेशन आने वाला है, वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो पहले बना लेते हैं इसका ग्राफ। अब इसके ग्राफ में हम दो चीजों से इसको डिफाइन करेंगे। जहां भी इसमें कंफ्यूजन हुआ तो एक रामबाण इलाज लगाना है। अब रामबाण इलाज मतलब वो हर जगह लग जाता है, उसको बोलते हैं जिंदा तिलिस्मात। कोई भी बीमारी होने दो, हाथ दुख रहा है जिंदा तिलिस्मात लगा लो, पेट दुख रहा है पी लो जिंदा तिलिस्मात थोड़ा सा। तो कोई भी बीमारी हो तो वो लगाए। तो यहाँ पे भी एक जिंदा तिलिस्मात है, वो जिंदा तिलिस्मात है आइडियल गैस इक्वेशन। ये हमारा जिंदा तिलिस्मात है। अब इसमें दो चीजें हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, वो दो चीजें हैं एन और आर, नंबर ऑफ मोल्स और गैस कांस्टेंट। ये दोनों चीजें कांस्टेंट रहने वाली है। तो चेंज कौन सी हो सकती है, पी, वी और टी। और हमने इन्हीं को क्या बोला था, वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल, जो हमको हमारा ये जो सिस्टम है उसका क्या बताने वाले, स्टेट या उसकी इंफॉर्मेशन देने वाले हमको कि वो सिस्टम का प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है। ठीक है, अब यहां पर क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यहां पर वॉल्यूम में कांस्टेंट कर दूंगा तो यहां पे फॉर्मूला आएगा P इज प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि V भी कांस्टेंट हो गया तो P और T बचा। इसका क्या मतलब है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी, अगर प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी। अब देखो इसका ग्राफ कैसे आएगा, बहुत ध्यान से ये समझना आपको जरूरी है। तो इसके ग्राफ नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं हम, क्योंकि इसके ज्यादा ग्राफ बनने वाले हैं। इसके हम बनाएंगे 6 ग्राफ, हर प्रोसेस के हम 6 ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको पहले कर लेते हैं कॉपी। अब ये 6 ग्राफ कैसे बनने वाले हैं ध्यान से देखना है। और ये 6 के 6 ग्राफ पी वी के नहीं रहेंगे। पहले ग्राफ रहेंगे पी वर्सेस वी का, दूसरा ग्राफ रहेंगे इसका उल्टा वी वर्सेस पी का। ठीक है, फिर तीसरा ग्राफ ये पीवी का एक कॉम्बिनेशन हो गया। और कौन सी कॉम्बिनेशन बन सकता है, पीटी का बन सकता है, फिर ये उसका उल्टा, यहाँ पे टी यहाँ पे पी। अब कौन सा बचा, अब बचा टी और वी का, तो यहाँ पे लिख लेंगे वी और टी। ये ऐसे हमको 6 ग्राफ बनाने हैं। अब इसमें हमको क्या गिवन है, कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। तो इसमें क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट, ये इसका मैंने आपको भी ट्रिक बताया था ग्राफ का, कि ग्राफ का ट्रिक कैसे, जो भी चीज कांस्टेंट है उस एक्सिस से लाइन परपेंडिकुलर बना लेना है, ये थंब रूल का हमारा। तो यहां पे भी वैसे ही करेंगे, कहां कहां वॉल्यूम दिख रहा है आपको, तो यहां वॉल्यूम दिख रहा है तो इससे परपेंडिकुलर लाइन, यहां वॉल्यूम दिख रहा है इससे परपेंडिकुलर लाइन, यहां वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, यहां वॉल्यूम दिख रहा है इससे परपेंडिकुलर लाइन, यहां वॉल्यूम दिख रहा है इससे परपेंडिकुलर लाइन। यहां तक क्लियर है क्या, जहां जहां वॉल्यूम दिख रहा था उसको कांस्टेंट करना था, उससे परपेंडिकुलर लाइन बना लिया हमने। क्लियर, अब देखो आगे यहां क्या करे, तो जहां भी अटके जिंदा तिलिस्मात। क्या है जिंदा तिलिस्मात, P इज क्वाड्रेटिक, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से पास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन स्ट्रेट लाइन आने वाला है। तो इसका मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन बना लूंगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन बना लूंगा।
ठीक है, अब इसका क्या आप स्लोप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्लोप के हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं? स्लोप के 3 फॉर्मूले। एक तो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दूसरा tan थीटा और तीसरा डेरिवेटिव dy बाई dx। इस केस में dy बाई dx क्या रहेगा? dp बाय dt, और इस केस में dt बाय dt। यहां तक क्लियर है? तो ये 6 ग्राफ एक ही प्रोसेस के हैं। कौन से? आइसोकोरिक प्रोसेस के। तो ये 6 में से कोई भी एक पूछता है और बोलता है ये ग्राफ कौन सा, तो आपको बताना आना चाहिए कौन सा है? आइसोकोरिक प्रोसेस का ये। ठीक है, इसमें क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसमें ये चेंज हो सकता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कंप्रेशन या एक्सपांशन आएगा क्या? नहीं, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये देखो, ये हो गया इसके ग्राफ। अब आते हैं इसकी इक्वेशंस पर। तो इसमें इक्वेशन क्या बना सकते हैं हम? P इज प्रोपोर्शनल टू K, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी हटाना है मेरे को, तो इज इक्वल टू लगा तो क्या लगा होगा यहाँ पे? कांस्टेंट। कांस्टेंट में बोलता हूं K ना को, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, C कांस्टेंट बोल देते हैं। तो इसमें ये इसको नीचे भेज दो तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे? P बाई T इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट मतलब ये वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। अब यहां पे बताओ मेरे को, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे क्या प्रेशर और टेम्परेचर सेम है? नहीं है सेम। यहां पे प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है। इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखूं मैं? T1, P1, और इसके कोऑर्डिनेट्स P2, P2। देखो यहां पे ये टेम्परेचर है और यहां पे ये टेम्परेचर है, दोनों सेम नहीं है, प्रेशर भी नहीं है सेम। यहां पे ये प्रेशर P1 है, यहां पे ये प्रेशर P2 है। अब यहां पे हम तो बोल रहे हैं कि भाई P बाई T कांस्टेंट रहने वाला है, तो मैं यहां बोलूंगा P1 बाई T1 विल बी इज इक्वल टू P2 बाई T2, और ये कांस्टेंट रहने वाला है C कुछ तो इस प्रोसेस में अगर हमको क्वेश्चन ऐसे आता है कि 2 प्रेशर दे दिया और 1 टेम्परेचर दे दिया और बोला दूसरा टेम्परेचर निकालो, तो बस ये फॉर्मूला लगा दो तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, और इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया और बोला इनिशियल वॉल्यूम इतना है, फाइनल वॉल्यूम कितना बताओ, तो क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम में सेम ही है, जो है वही लिख देना पड़ेगा वॉल्यूम। आइसोकोरिक प्रोसेस में ये फॉर्मूला आपका बन के आने वाला है। तो न्यूमेरिकल आया तो इससे आएगा, ग्राफ आया तो उधर आने वाला है। ठीक है, अब यहां पे ग्राफ का एक और क्वेश्चन आता है। तो ग्राफ का क्वेश्चन कैसे आता है ये देख लो। ग्राफ में ऐसे और 2 लाइन होंगे, ग्राफ में ऐसे और 2 लाइन होंगे और बोलेंगे ये 3 प्रोसेस है, ये फर्स्ट प्रोसेस, ये सेकेंड प्रोसेस, ये थर्ड प्रोसेस, बताओ वॉल्यूम किसमें ज्यादा है? ये ऐसी कुछ तो लाइन दे देगा आपको, ये 3 पॉइंट है यहां पर, और बोलेगा बताओ किसमें वॉल्यूम ज्यादा। तो आप कैसे बताएंगे वॉल्यूम ज्यादा? तो स्लोप निकालेंगे इसका। तीनों में स्लोप सबसे ज्यादा किसका है? फर्स्ट प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस, ये थर्ड प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस का स्लोप सबसे ज्यादा है। स्लोप मतलब क्या? नीचे से उठाए कितना। तो ये देखो यहां थर्ड वाले में इतना ही उठाए, सेकेंड वाले में इतना, फर्स्ट वाले में इतना, तो सबसे ज्यादा स्लोप फर्स्ट वाले में। इसमें स्लोप की वैल्यू क्या है? P बाई T। ठीक है, और यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या बना था? यहां पे देखो फॉर्मूला क्या बनेगा? P बाई T का फॉर्मूला बनाना है। तो ये P बाई T, V नीचे, NR उधर ही, NR बाई V। तो इसका मतलब यहां पे इस ग्राफ का जो स्लोप आया वो किसके प्रोपोर्शनल है? 1 बाई V के प्रोपोर्शनल। मतलब जितना स्लोप ज्यादा उतना वॉल्यूम कम। तो यहां पर क्या आंसर आएगा? किसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम? जिसका स्लोप सबसे कम है। तो थर्ड वाले का वॉल्यूम सबसे ज्यादा, सेकेंड वाले का उससे कम, फर्स्ट वाले का उससे कम। अगर वैसे ही क्वेश्चन इस ग्राफ में आता तो अब क्या होता आंसर? फिर से ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब इसमें स्लोप क्या है? T बाई P, Y बाई X रहता है स्लोप हमेशा, T बाई P। तो अब देखो T बाई P का यहां पे आंसर निकालना है, तो उसको उल्टा कर देंगे, ये भी उल्टा हो जाएगा। तो T बाई P अगर मैं लूं तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये स्लोप जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा। तो कौन से लाइन का वॉल्यूम सबसे ज्यादा रहेगा? फर्स्ट का, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। ये ऐसा कुछ आएगा, V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3, ऐसा कुछ आंसर आने वाला है इसका। और इसमें तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें कैसे आएगा? आया तो इसमें एक लाइन यहां रहेंगी, एक लाइन यहां रहेंगी, और ये बोल दिया है फर्स्ट प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस। बताओ इसमें वॉल्यूम ज्यादा कहां पे है? ये जो ऊपर लाइन है उसमें वॉल्यूम ज्यादा, यहाँ पे Y एक्सिस पे वॉल्यूम है। तो ये तो और इजी हो जाएगा, समझ लेगा, यहां पे था तो क्लियर हो गया ये। तो ये था आपका कौन सा प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें और 2-3 चीजें जो आगे आने वाली है। अब इसमें हमने और एक चीज नहीं लगाया अभी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स?
डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब इसमें डेल्टा वी जीरो है, वर्क डन का क्या फॉर्मूला है? पी डेल्टा वी। डेल्टा वी जीरो तो वर्क डन कितना हो गया? जीरो। ये यहां पे रख दो, क्या हो जाएगा आंसर? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू। अब मेरे को बताओ यहां पे डी क्यू का आंसर क्या आने वाला है? डी क्यू या फिर क्यू मान लो, दोनों जगह इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा यहां पे। अब क्यू का हमारे पास फॉर्मूला है क्या? इन टर्म्स ऑफ मोलार हीट कैपेसिटी, एन सी डेल्टा टी, राइट। तो यहां पे मैं यहां पे सी लिखूंगा तो वो सी मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आने वाला है। तो यहां पे कुछ ऐसा बनेगा एन सी डेल्टा टी, और ये सी कौन सा? सीवी। सीवी क्यों लिखा मैंने? वॉल्यूम कांस्टेंट है इसीलिए। यहां पे आएगा डेल्टा यू। ये क्लियर है क्या? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीवी का हमने और कुछ फॉर्मूला लिखा था क्या? क्या लिखा था? एफ के फॉर्म में एफ बाई टू आर, ये भी हमने फॉर्मूला लिखा था। तो यहां पे ऐसा भी बन जाएगा एफ बाई टू आर डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब इससे और एक फॉर्मूला बनने वाला है। अब इससे कितने फॉर्मूले आ गए? अभी दो फॉर्मूले आ गए डेल्टा यू के। एक एफ के फॉर्म में, एफ क्या चीज है? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये हमने पढ़ा है मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, लीनियर ट्राइएटॉमिक, नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। उसमें का ये एफ यहां आने वाला है। एन क्या है? ये नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अब देखो इसी से आगे और कैसा फॉर्मूला बनेगा। अब ये सीवी के जगह मेरे को लिखना है एफ के फॉर्म में या आर के फॉर्म में। तो अब मैं कैसे लिखूंगा? तो हमने मेयर्स इक्वेशन क्या पढ़े? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। अब मैं यहां पे सीवी से तीनों में डिवाइड कर दूंगा तो देखो कुछ ऐसा आंसर आएगा। सीवी, यहां भी सीवी, यहां भी सीवी। अब यहां पे सीपी बाय सीवी का आंसर क्या आता है? गैमा। ये हमने लिखा था ऐसा सीपी बाय सीवी, और वो गैमा का नाम क्या था? कौन सा रेशो? एडियाबैटिक रेशो। और वो तीनों गैसों के लिए निकाला था हमने, ठीक है। अब देखो इसमें बचेगा गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू आर बाय सीवी। सीवी उधर, ये नीचे, तो सीवी का फॉर्मूला आ जाएगा आर अपॉन गैमा माइनस 1। ये आगे भी बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। और ये कहां रख देंगे हम? सीवी की वैल्यू उठाकर यहां रख देते हैं, ये यहां पे। तो अब आंसर कैसे दिखेगा? एन सीवी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये फॉर्मूला यहां लिख देता हूं मैं, एन सीवी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू। सीवी की जगह आर अपॉन गैमा माइनस 1, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां मैं लिख लूंगा एन आर टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू डेल्टा यू, और नीचे कौन है? गैमा माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई कर लो, एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन इज इक्वल टू डेल्टा यू, और नीचे है गैमा माइनस 1। एन आर टी टू, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं? पीवी। और इस केस में यहां पे P1 और ये V1 लिख लेंगे। यहां पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो क्या लिखूं मैं फिर इसका? NR-T2 की जगह P1V माइनस P2V अपॉन गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू, और जहां वॉल्यूम चेंज होगा वहां पे P1V1 P2V2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसकी एक इक्वेशन बन गई। तो ये आपको तरीका सीखना है, एक वे सीखना है कि इसमें इक्वेशंस कैसे बन रहे हैं। ये सब चीजें आगे काम में आने वाली है हमको। ये सीवी की वैल्यू, ये प्रोसेस कैसा किए, ये वैल्यू, ठीक है। अगर यहां पे मैं वॉल्यूम चेंज हो रहा है बोल दूं, अगर वो आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं है तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे आने वाली इक्वेशन, यहां तक कुछ डाउट है? नेक्स्ट प्रोसेस का नाम है आइसोबारिक प्रोसेस। इसमें हमने देखा था इसमें क्या कांस्टेंट था? इसमें प्रेशर कांस्टेंट था। और ये लॉ किसने दिया था? तो ये चार्ल्स नाम का एक इंसान था, उसने दिया था। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया? चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो यहां पे ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि विच लॉ इज नोन एज चार्ल्स लॉ। तो जहां पे बोलेंगे हम प्रेशर इज कांस्टेंट। अब फिर से लगाओ हमारी इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT। तो क्या कांस्टेंट है? अगर प्रेशर कांस्टेंट है और ये दोनों भी कांस्टेंट, तो बचे कौन दोनों? वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो यहां बोलेंगे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम भी बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना वॉल्यूम भी कम होगा। तो अब कुछ नहीं, अब फिर से इसके ग्राफ बनाएंगे हम। और ग्राफ में वही रिलेशन यूज करेंगे, कौन से? कांस्टेंट जहां पे वहां पे स्ट्रेट लाइन, जहां कांस्टेंट नहीं वहां ये रिलेशन यूज करना है, ठीक है। तो बनाते हैं इसके ग्राफ।
तो देखो इसके ग्राफ कुछ ऐसे बनेंगे। अब फिर से वही ग्राफ बनाना है, कितने 6 ग्राफ बनाना है फिर से। और 6 ग्राफ में फिर से वेरिएबल्स वैसे ले लेंगे। पहले वाले में पीवी, दूसरे वाले में वीपी, तीसरे वाले में पीटी, यहाँ पे टीपी और यहाँ पे वीटी और यहाँ पे टीवी। ठीक है, ऐसे वेरिएबल्स आ गए। अब इनका हमको ग्राफ बनाना है एक एक से पूरा। तो देखो बनाते हैं ग्राफ। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसी हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसा, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ क्या आंसर आने वाला है। यहाँ पे V वर्सेस T ग्राफ है। जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा टेम्परेचर भी कम होगा। तो ये कैसा प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये ऐसे ग्राफ आने वाला है। ठीक है, तो ये आ गए इनके 6 के 6 ग्राफ। क्लियर है? यहां तक सिंपल है। अभी ये ग्राफ में हमको इंटर कन्वर्जन भी सीखना है कि एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कैसे जाना है। तो ये समझ में आया तो ही वो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें जहां भी कंफ्यूज है क्या यूज करना है? जिंदा दिल इस्मात, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वो यूज करो, आपका कभी भी ग्राफ गलत नहीं होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बनाते हैं हम इक्वेशंस। तो इक्वेशन देखो अब कैसे बनेंगे। इसमें यहां क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। तो आप लगाओ हमारी इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, अब यहां तो कोई चीज जीरो नहीं होने वाली है, एज इट इज इक्वेशन आएंगी। अब इसमें हम एक काम करेंगे, हम एक्स्ट्रा चीज हमको निकालना है, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या बताएगा, कितनी हीट एनर्जी में से कितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई वर्क डन में। तो बची हुई एनर्जी किस में कन्वर्ट होंगी? इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। तो ये इक्वेशन हमको निकालना है यहां से। तो यहां पे डी क्यू से सबको डिवाइड कर दो। तो यहां पे डी क्यू से सबको डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? तो यहां पे डी डब्ल्यू बाई डी क्यू निकालना है। तो ये इक्वेशन में ऐसे कर दिया हमने। अब डी क्यू बाई डी क्यू, तो ये हो जाएगा 1, इधर बचेगा डी यू बाई डी क्यू और इधर बचेगा प्लस डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। डी यू का आंसर मालूम है क्या हमको? डी यू का आंसर हमने यहां निकाले थे, ये डी यू का आंसर एन सीवी डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां लिख लूंगा मैं उसी को, 1 इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। और इस केस में जहां प्रेशर कांस्टेंट है तब क्या लिखेंगे? क्यू की वैल्यू एन सी पी डेल्टा टी। ये समझना है आपको, ये क्यू की वैल्यू यहां पे लिख रहे जहां प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट है इसीलिए क्या आया? सीपी आया, प्लस डी डब्ल्यू बाय डी क्यू। अब यहां से क्या क्या कैंसिल होने वाला है? एन एन डेल्टा टी कैंसिल हो गया। अब इसको उधर भेज दो, तो हो जाएगा 1 माइनस सीवी बाय सीपी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाय डी क्यू। सीपी बाय सीवी क्या होता है? गैमा, ये उसका उल्टा है। तो यहां क्या लिख देंगे? 1 माइनस 1 बाय गैमा इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाय, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन अगेन। तो इसमें आप मोनो एटॉमिक डाल देंगे तो गैमा कितना आ जाएगा? मोनो एटॉमिक के लिए गैमा कितना है? सीपी बाय सीवी 3 नहीं है, 3 तो वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 5 बाय 3। तो वो जो भी आएंगी यहाँ पर गैमा की वैल्यू वो यहां पुट करेंगे तो ये आंसर मिलेगा। ठीक है, और ये आंसर से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, या फिर हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी। तो इसको टोटल में से माइनस कर लेना पड़ेगा, उसके भी हम क्वेश्चन करेंगे आगे। ठीक है, तो ये इसके इक्वेशंस आ गए। अब क्लियर हो गया, इसके ग्राफ्स भी आ गए, इक्वेशंस भी आ गए। ठीक है, और इसमें आइसोबारिक में वर्क डन का आंसर निकाल सकते हैं हम, और वर्क डन का इसमें फॉर्मूला केमिस्ट्री में और इसमें भी सेम आता है, सिर्फ एक चीज का चेंज आता है, क्या? प्लस माइनस साइन का। ठीक है, जो हमने पढ़ा है। तो निकालते हैं इसकी वर्क डन की इक्वेशन। तो अब हमारे पास वर्क डन की बेसिक इक्वेशन क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू, अगर मैं छोटा सा वर्क डन लू
तो पी डीवी आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला प्रोसेस तो खत्म होता है हमारा आइसोबारिक, इसके हमने ग्राफ भी पढ़ लिए, इसके फॉर्मूले भी निकाल लिए जितने हो सकते थे उतने। ठीक है, यहां तक कुछ डाउट है अभी? तो अब आएगा कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होने वाला है। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट? टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, और ये कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो इसको याद रखना है बॉय से। और अब बॉय ये कौन सा बॉय है? ये वो ऐड वाला बॉय है, लाइफ बॉय के ऐड वाला। तो क्या बोलते हैं? बंटी नाम है इसका। तो ये प्रोसेस को भी नाम देना है और इसके पीछे एक हिस्ट्री है, ये आगे ग्राफ में समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये ग्राफ में कब समझ में आएगा? जब हम इसका ग्राफ और एडियाबैटिक का ग्राफ साथ में देखेंगे, जब आपको समझ में आएगा मैं इसको बंटी क्यों बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि क्या स्टेटमेंट है उसका? ये इसका साबुन स्लो है, तो ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है इसको। कैसे? आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट, कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ। बॉय बच्चा, कौन सा बच्चा है ये? लाइफ बॉय के ऐड वाला। ठीक है, अब देखो यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या चीज चेंज नहीं होगी? इंटरनल एनर्जी यू, ये चेंज नहीं होंगी, तो ये भी क्या रहेगा? अगर ये चेंज नहीं हो तो डेल्टा यू कितना? 0। फिर से लगाओ हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू कितना हो गया? तो क्या आंसर आएगा? डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। वर्क डन की बेसिक इक्वेशन क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू, अगर मैं छोटा सा वर्क डन लू तो पी डीवी आ जाएगा। टोटल वर्क डन निकालना क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डीवी। अब पी की इक्वेशन है क्या आपके पास? कहां से? वही रामबन इलाज जिंदा दिल इस्मात, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पी इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी रख दो यहां पर। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी की जगह एन आर टी बाई वी और यहां पर डीवी। अब ये डीवी है तो लिमिट्स भी वॉल्यूम के आएंगे। वॉल्यूम के लिमिट्स कहां से कहां तक? V1 से V2, इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, अब इसको करना है सॉल्व। एनआरटी बाहर, क्योंकि पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसके V के फैमिली का सिर्फ एक ही है, तो यहां वर्क डन का फॉर्मूला आएगा एनआरटी इंटीग्रेशन डीवी बाई वी विद इन द लिमिट्स V1 टू मैथमेटिक्स वालो इंटीग्रेशन 1 बाई वी लॉग वी। तो इसका आंसर आता है एनआरटी। अब ये लॉग में भी स्पेशल लिखना है कुछ, लॉग टू द बेस ई, और यहां लिखना है v, और लिमिट्स v1 टू v2। अब लिमिट्स लगा दो तो यहां आएगा nrt log टू द बेस e, अपर लिमिट v2 माइनस log टू द बेस e लोअर लिमिट v1। अब log a माइनस log b भी फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला है nrt log a बाय b, तो मतलब v2 बाय v1। तो ये वर्क डन का आंसर मिल गया हमको इसमें। ठीक है, log टू द बेस e को अगर आपको कन्वर्ट करना है log टू द बेस 10 में, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? तो यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हमारे पास ये इक्वेशन है nrt log टू द बेस e v2 बाय v1। अगर log टू द बेस e को कन्वर्ट करना है log टू द बेस 10 में, तो आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो नंबर है 2.303। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? W इज इक्वल टू 2.303 nrt log 10 v2 बाय v1। ठीक है, यहां तक किसमें कुछ डाउट है? अब ये log टू द बेस 10 log टू द बेस e, ये आपको जब प्रॉब्लम्स आएंगे इसके तब समझ में आएगा कि ये क्यों कर रहे हैं, इसका यूज क्या है। ठीक है, अब देखो यहां पे जो हम फॉर्मूले बना रहे हैं इसके, तो ये फॉर्मूले में क्या कांस्टेंट है? T लगाओ, रामबन इलाज जिंदा देश स्मार्ट, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो इसमें ये तो दो कांस्टेंट ही थे, ये भी कांस्टेंट हो गया, मतलब ये पूरा। तो यहां पे हम लिखेंगे पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। V1 को इधर लिख चल जाओ, P2 को इधर, तो ये हो जाएगा P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय, और ये हम वहां रखेंगे इक्वेशन में V2 बाय V1 की जगह क्या रख देंगे? P1 बाय P2। तो वो इक्वेशन कैसी दिखेगी? V2 बाय V1 की जगह
P1 बाय P2 और ये एज इट इज पूरा का पूरा W इज इक्वल टू 2.303 nRT। ठीक है, अब ये nRT क्या था हमारा, क्या ये इक्वेशन में कांस्टेंट था? तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसके जगह मैं दो चीजें लिख सकता हूं, या तो मैं लिख सकता हूं P1 V1 या तो मैं लिख सकता हूं P2 V2, दोनों में लिख सकते हैं यहां पे। तो इसके और दो इक्वेशन मिल जाएंगे, वो दो इक्वेशन कुछ ऐसे रहेंगे, W इज इक्वल टू 2.303 nRT की जगह P1 V1 log 10 P1 बाय P2 और दूसरी इक्वेशन में यहां क्या लिखेंगे P2 V2, उससे भी सेम आंसर आएगा। अब ये कब कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, तो क्वेश्चन में जैसा गिवन डेटा रहा वो हिसाब से इक्वेशन यूज करना है हमको। क्लियर है यहां तक, इसमें कुछ डाउट है? तो अभी इसके ग्राफ बाकी है हमारे, राइट? इसके ग्राफ नहीं हुए ना अभी, चलो इसके ग्राफ देख लेते हैं। तो इसके ग्राफ देखो कैसे आएंगे, तो यहां पे फिर से कितने ग्राफ बनाना है, 6 ग्राफ बनाना है फिर से। ठीक है, तो बना लेते हैं फिर से 6 ग्राफ। ठीक है, और पहला ग्राफ किसमें आने वाला है, PV, दूसरा VP, यहां पे PT का बना लेते हैं, यहां पे TP और यहां पे VT और यहां पे TV। फिर से वही चीज, क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो पहले टेम्परेचर कांस्टेंट वाले ग्राफ बनाएंगे हम। तो टेम्परेचर कांस्टेंट वाले ग्राफ कहां का है, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे। अब तो ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद कि ऐसे क्यों बनाया मैंने। कांस्टेंट है, जो एक्सिस कांस्टेंट है उसके परपेंडिकुलर लाइन बना दो तो ग्राफ तैयार हो जाएगा। अब P वर्सेस V ग्राफ, अब देखो ये कैसे आएगा। ग्राफ में कभी भी कंफ्यूजन हुआ क्या करना है, PV इज इक्वल टू nRT, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P इज इक्वल टू C बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे आता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसे कुछ आता है, यहां भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है तो यहां भी ग्राफ कुछ ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ आ गया। अब इसमें फिर से अलग अलग ग्राफ दे देगा आपको, इसमें ऐसे ग्राफ दे देगा और बोलेगा ये फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, यहां पे ऐसे लाइन बना देगा और बोलेगा ये पॉइंट्स पे कौन से पॉइंट पे टेम्परेचर हाईएस्ट है बताओ। तो टेम्परेचर हाईएस्ट कहां से निकालना है, यहां से। तो अब ये देखो यहां पे PV किसके प्रोपोर्शनल है, T के, मतलब यहां पे NR तो कांस्टेंट ही है, तो अगर P बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो अब यहां पे इस ग्राफ में सबसे ज्यादा प्रेशर और सबसे ज्यादा वॉल्यूम किधर है, इसमें है। ये देखो यहां पे वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा है, प्रेशर भी सबसे ज्यादा है। यहां पे वॉल्यूम उससे कम है, प्रेशर भी कम है, और यहां पर वॉल्यूम उससे कम है, प्रेशर उससे कम है। तो यहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है, फर्स्ट ग्राफ का, उससे कम, उससे कम। और ऐसे ही अगर यहां आ गया तो यहां पे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब ये ऐसी लाइन दिया, ये पॉइंट दिया है। अब इस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है, इस पॉइंट का वॉल्यूम ज्यादा है, इस पॉइंट का प्रेशर कम, इस पॉइंट का वॉल्यूम कम, इस पॉइंट का प्रेशर कम, इस पॉइंट का वॉल्यूम कम, तो सेम आंसर आने वाला है। ठीक है, ठीक, इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा, इसका उससे कम, इसका उससे कम। अब हमको बोला इसमें स्लोप निकालो। अब स्लोप ऐसे वैसे नहीं, स्लोप का एक्चुअल फॉर्मूला निकालो बोले भाई। तो अब देखो स्लोप का फॉर्मूला कहां से आएगा, तो स्लोप का फॉर्मूला फिर से यहां से आने वाला है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे आएगा, तो मैं लिख लेता हूं PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब दो चीजों का डेरिवेटिव लेना है, तो इसकी भी ट्रिक हमने सीखी थी कि अगर दो लोग मिलने के लिए आए तो हम ऐसा हाथ तो नहीं मिलाते हैं, हम क्या करते हैं पहले एक को तो साइड में करके पहले वाले से हाथ मिलाएंगे, फिर उनको साइड में करके दूसरे वालों से। तो डेरिवेटिव भी यही करता है। अब यहां पे हमको बोला नहीं है डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लेना है, तो हम एक बार P से लेंगे और एक बार V से लेंगे यहां पर। तो देखो कैसे आएगा, तो मैं पहले बोलता हूं इसको साइड में रखो, P को, V का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू V, तो V का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू V 1। और जब ऐसा करेंगे तो साथ में लिखना पड़ता है dV। इसका भी रीजन बताता हूं मैं क्यों। प्लस इसको रखो साइड में, P का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P
1, और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, dp, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो क्या बचेगा यहाँ पे, pdv इज इक्वल टू, ये प्लस उधर गया तो हमको चाहिए dp बाई dv, ये माइनस भी को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस p बाई v इज इक्वल टू dp बाय, और क्या डेरिवेटिव ही स्लोप होता है, तो ये हमको स्लोप का आंसर मिल गया। ठीक है, एक्चुअल स्लोप का आंसर कितना मिल गया, माइनस p बाई v। मतलब अगर आपको बोला है ये ग्राफ में इस पॉइंट का स्लोप बताओ, तो आप बोलेंगे ये p1 वैल्यू है, ये v1 वैल्यू है, तो इसका स्लोप कितना आएगा, dp बाई dv माइनस p1 बाई v1, और इसमें उल्टा उसका, यहां पे स्लोप कितना आएगा, y अपॉन x v1 अपॉन p1। ठीक है, तो ऐसे आपको इसमें याद रखना है चीजें। क्लियर है यहां तक, इसमें कुछ डाउट है? तो ये देखो यहां पे क्या क्या आ गया, हमारा इक्वेशंस आ गए। ठीक है, इक्वेशन में वर्क डन की इक्वेशन आ गई, इसमें वर्क डन की इक्वेशन क्या आई, 2.303 nRT log 10 v2 बाय v1, या फिर p1 बाय p2, और nRT की जगह p1 v1 या p2 v2 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, और 2.303 नहीं रहा तो क्या रहेगा, log टू द बेस e रहने वाला है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब कौन सा प्रोसेस बचा हमारा, अब बचा एडियाबैटिक प्रोसेस। सब इसका स्लोप भी आ गया हमारा। ठीक है, स्लोप याद रखना है इसका, क्योंकि आगे कंपेयर करना है इसके स्लोप को। ठीक है, अब है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट था, हीट कांस्टेंट था, क्योंकि ये वर्ड हमने कहा लाए थे, एडियाबैटिक वॉल्स से। और जब मैंने एडियाबैटिक वॉल्स आपको बताया था तो उसका मीनिंग बताया था, ए डायाबैटोस, तो उसका मीनिंग क्या था, जहां से हीट ट्रांसफर, तो यहां से भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, मतलब हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रही है, तो हीट कैसा है, अगर हीट कांस्टेंट है तो चेंज इन हीट कितना है, लगा दो हमारे फर्स्ट लॉ में। तो फर्स्ट लॉ क्या है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। dq कितना है, du प्लस dw, du को इधर भेज दो, माइनस du इज इक्वल टू dw। और इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको पहले दे दी थी मैंने, कैसे, अब ये सिस्टम खुद से काम करने वाला है, खुद से काम करेगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम होने वाली है। इंटरनल एनर्जी कम हुई मतलब क्या कम होगा, टेम्परेचर कम होगा। और यहां पे इसके ऐसे हमको साइन कन्वेंशन देखना है। तो अगर मैं बोलूं इसमें कि वर्क डन का आंसर पॉजिटिव है, अगर वर्क डन का आंसर पॉजिटिव, और वर्क डन कब आता है पॉजिटिव, जब चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव हो। चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव कब आता है, जब फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन, मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, तो ये है आपका एक्सपांशन। तो अब यहां से देखो कितने चीजें मालूम पड़ गए कि अगर इंटरनल एनर्जी का आंसर हमारा नेगेटिव है डेल्टा यू का, तो इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव है। फिर इसके बाद डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है, मतलब एक्सपांशन प्रोसेस है। मतलब टेम्परेचर क्या होने वाला है, इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होने वाला है। इसका उल्टा पूरा, अगर वर्क डन का आंसर नेगेटिव आया मतलब कंप्रेशन, और वर्क डन का आंसर नेगेटिव, ये माइनस माइनस दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये इतने क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब ये इंटरनल एनर्जी की जगह आप लिख सकते हैं क्या, ये du की जगह क्या लिख सकते हैं, NCV डेल्टा टी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं NCV डेल्टा टी। इसका और एक फॉर्मूला निकाले थे हमने, क्या था वो, ये एक तो ये था NF/2 R डेल्टा टी, ये भी एक था, और एक फॉर्मूला था इसका R अपॉन गैमा माइनस 1, वो भी लिख सकते हैं यहां पे। तो यहां पे लिखेंगे माइनस एन R अपॉन गैमा माइनस 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू dw। अब ये माइनस में नीचे भेज देता हूं तो क्या आंसर आएगा, माइनस गैमा माइनस 1, तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस गैमा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो वो भी एक फॉर्मूला बन जाएगा इसमें। क्लियर है यहां तक? अब ये एडियाबैटिक प्रोसेस में एक और फॉर्मूला आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्मूला है PV रेज टू गैमा इज कांस्टेंट। अब ये गैमा क्या चीज है, तो ये गैमा फिर से वहां पीछे लेकर जाने वाला है हमको CP/CV पर, तो वो वैल्यू फिर से आने वाली है। तो यहां पे क्वेश्चन आते हैं मोनो एटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, पॉली एटॉमिक गैस के।
तो इसीलिए आपको वो गैमा की वैल्यू याद होना जरूरी है। ठीक है, अब ये तो इसकी एक इक्वेशन है, इसके टोटल 3 इक्वेशन है, और 3 इक्वेशन बनेंगे कैसे? लेके आ जाओ फिर से रामबन इलाज जिंदा तिलिस्मात। पीवी इज इक्वल टू, तो एक बार क्या करना है आपको, पी की जगह लिखना है, एक बार वी की जगह इक्वेशन लिखना है, तो आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएंगी। तो पी की जगह क्या लिख सकते, एन आर टी बाई वी, तो लिख दो यहां पे एन आर टी बाई वी, वी रेस टू गैमा इज कांस्टेंट। एन आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, उसको यहां भेज देंगे, तो यहां लिखेंगे टी अपॉन वी, वी रेस टू गैमा इज कांस्टेंट डिवाइड बाय एन आर। कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो यहां पे देखो ये वी रेस टू 1 ऊपर आया तो वी रेस टू -1, तो यहां पे बचेगा टी वी रेस टू गैमा -1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो ये एक फॉर्मूला मिल गया, ये तो एक था ही, ये एक मिल गया। अब इसको और कैसे लिख सकते, ये देखो इसी इक्वेशन को मैं और एक बार लिख के बता रहा हूं, P1 V1 रेस टू गैमा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गैमा। ये फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और इसी को यहां पे लिखना है तो T1 V1 रेस टू गैमा -1 इज इक्वल टू T2 V2 रेस टू गैमा -1। अब तीसरी इक्वेशन कैसी बनेगी, अभी हमने P की जगह लिखी थी, अब किसकी जगह लिख लेंगे, B की जगह लिख लो। तो कैसी इक्वेशन बनेगी देखो यहां पर, तो यहां पे इक्वेशन बनेगी P, V की जगह क्या इक्वेशन बनाएंगे, PV इज इक्वल टू NRT, तो V इज इक्वल टू NRT बाय P, तो लिख दो यहां पे NRT बाय P रेस टू गैमा इज इक्वल टू C। अब NR तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट का कुछ भी पावर ले लो कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो NR को तो हटा देंगे हम, तो बचेगा क्या, P T रेस टू गैमा अपॉन P रेस टू गैमा इज इक्वल टू, अब क्या आंसर आएगा इसका, P रेस टू गैमा ऊपर गया तो P रेस टू माइनस गैमा, इसका पावर 1 है, तो आंसर आएगा P रेस टू 1 माइनस गैमा T रेस टू गैमा इज इक्वल टू C। अब इसमें देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, P1 रेस टू 1 माइनस गैमा T1 रेस टू गैमा इज इक्वल टू P2 रेस टू 1 माइनस गैमा T2 रेस टू गैमा, ऐसा कुछ इसका फॉर्मूला बनने वाला है। तो इसके हर प्रॉब्लम पे, हर फॉर्मूले पे 3-3 4-4 प्रॉब्लम बन सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको दे देगा T1 V1 T2 दे देगा और बोलेगा मोनो एटॉमिक गैस है और V2 निकालो, तो आपको गैमा की वैल्यू रखना है, T1 V1 T2 की वैल्यू रखना है, V2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहां तक क्लियर है। तो ये हमारा लास्ट प्रोसेस था, कौन सा, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इसका भी ग्राफ देखना है, तो इसका एक ही ग्राफ देखना है, पीवी वाला ग्राफ, ठीक है। अब देखो इसके ग्राफ में कैसे आने वाला है, तो इसका बनाना है हमको पीवी ग्राफ। अब इसका पीवी ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब यहां पे तो कुछ भी कांस्टेंट नहीं दिया है, सिर्फ हीट कांस्टेंट दिया है। अब हीट कांस्टेंट दिया तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब तो इसका वैसे ही ग्राफ बनेगा जैसे आइसोथर्मल का बन रहा था, लेकिन आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो आइसोथर्मल में इसमें थोड़ा सा चेंज है। तो आइसोथर्मल में ग्राफ बनता है ऐसे और एडियाबैटिक में ग्राफ बनता है ऐसे, ये है आइसोथर्मल का और ये एडियाबैटिक का। अब ऐसे क्यों बना रहा हूं मैं, तो इसका भी हमको स्लोप निकालना पड़ेगा, और स्लोप कहां से निकाला था हमने, डीपी बाय डीवी करके, और डीपी बाय डीवी कहां से आया था, इसकी इक्वेशन को डेरिवेटिव लिया था हमने। तो इसकी इक्वेशन क्या थी, पीवी रेस टू गैमा इज कांस्टेंट, तो देखो यहां से डेरिवेशन करके निकाल लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, टी साइड में वी रेस टू गैमा का डेरिवेटिव, गैमा वी रेस टू गैमा -1, ये याद है क्या, डेरिवेटिव किसका, पावर सामने, पावर में से एक कम, और यहां पे लिखेंगे डीवी प्लस वी रेस टू गैमा बाहर, पी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी 1, तो यहां पे लिख देंगे डीपी, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब देखो इसको इधर भिजा दो, और इसको देखो मैं कैसे लिख लूंगा, पी गैमा वी रेस टू गैमा अपॉन वी, ये क्लियर है क्या। अब देखो डीवी इज इक्वल टू माइनस वी रेस टू गैमा, क्या कैंसिल होगा, वी रेस टू गैमा कैंसिल, डीवी को यहां भेज दो, तो आंसर आया पी बाय वी गैमा इज इक्वल टू, ये माइनस को इधर भेज दूंगा मैं, डीपी बाय डीवी। ये कौन से प्रोसेस के लिए स्लोप आया, एडियाबैटिक के लिए। क्वेश्चन ऐसा भी आता है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ एडियाबैटिक टू आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एडियाबैटिक का तो ये स्लोप आया, आइसोथर्मल का स्लोप क्या आया था,
सिर्फ माइनस पी वाई गैमा नहीं आया था, तो इसका आंसर आएगा गैमा इज टू 1। ठीक है, और अगर ये कोई प्रोसेस के लिए पूछ लिया मोनो एटॉमिक डायटोमिक के लिए, तो वहां गैमा की वैल्यू पुट कर देना है आपने। ठीक है, तो इसका स्लोप कुछ ऐसे आ गया। अब गैमा की वैल्यू आपको तीनों एग्जांपल्स में याद रहना चाहिए। तीनों मतलब वो बेसिकली 4 है। कौन से? मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, लीनियर ट्राइटोमिक, नॉन लीनियर ट्राइटोमिक। ये चारों के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो गैमा की वैल्यू पुट करो, आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो अब ये यहां पर ये देखो स्लोप, ये हमने आइसोथर्मल को क्या बोला था? हाँ इधर बॉयज, आइसोथर्मल को क्या बोला था हमने? क्या नाम दिया था इसको? छोटा बच्चा, बॉयल्स लॉ, बंटी। तो ये प्रोसेस स्लो है क्योंकि इसका स्लोप कम है और इसका स्लोप ज्यादा है, और ज्यादा भी नेगेटिव में है। देखो इसका भी नेगेटिव में स्लोप है, इसका भी नेगेटिव में स्लोप है। तो जिसका स्लोप ज्यादा वो फास्ट प्रोसेस, और जिसका स्लोप कम वो स्लो प्रोसेस। तो इसीलिए हमने यहां बोला था ये वाला स्लो रहेगा और ये वाला फास्ट रहेगा। फिर हमने इसके एग्जांपल्स लेते हैं, बर्स्टिंग ऑफ टायर, मेकिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस किसमें आएगा? आइसोथर्मल में, क्या एडियाबैटिक में? स्लो प्रोसेस है मेल्टिंग ऑफ आइस, तो ये बंटी में आएगा। ठीक है, और बर्स्टिंग ऑफ टायर एडियाबैटिक में आएगा। अब इसमें हीट ट्रांसफर क्यों नहीं होती है एडियाबैटिक में? प्रैक्टिकल एग्जांपल में, क्योंकि टायर बर्स्ट होता है तो इतना टाइम ही नहीं मिलता उसको कि वो आराम से हीट ट्रांसफर कर सके, जैसे इसमें हो रहा था। आइस जब मेल्ट हो तो धीरे धीरे वो हीट लेते जा रहा था एटमॉस्फेयर की, और धीरे धीरे मेल्ट होता जा रहा था। यहाँ पे उतना टाइम ही नहीं है, फास्ट प्रोसेस हो जा रहा है, तो हीट चेंज होने के लिए टाइम ही नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये एडियाबैटिक में फिर से वो तीनों आएंगे। कौन से? मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक। तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? जब आप गैमा की वैल्यू पुट करेंगे। तो गैमा की वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ ऐसे ग्राफ आएंगे उसके, 3 ग्राफ। तो इसमें सबसे ऊपर वाला रहेगा ट्राइटोमिक, सेकंड वाला रहेगा डायटोमिक, और तीसरा वाला रहेगा। अब ये कैसे बोल सकते हैं हम? क्योंकि ये स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। तो जिसका स्लोप ज्यादा वो सबसे नीचे, जिसका स्लोप कम कम वो ऊपर जाते जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे चारों प्रोसेस। इसके बाद और एक प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। के बाद का जो पार्ट बचा हुआ है वो हम देखते हैं ब्रेक के बाद।